कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स काफी टफ होता है। पता नहीं कैसे टैकल करेंगे, सोचते कैसे हैं न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का कैसे बनाएंगे। एग्जाम भी आने वाला है बच्चों, ऐसे बनाएंगे न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल आसानी से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स मतलब जो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो 100% है। ये सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने के बाद आपको एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो दिक्कत दे सके। तो आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ऐसे बना के आएंगे और आसानी से मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हर एक लेवल का क्वेश्चन आता है ना आपके बोर्ड्स में, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप कैसा भी न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्व कर सके, है ना। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड। हर एक सेकंड में कितना हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है उसके क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से। अब देखिए हमें करंट का फॉर्मूला पता है बच्चों, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू द कंडक्टर। तो ये चार्ज की जगह ये चार्ज जो है कौन सा चार्ज है, कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। तो हम इसके जगह लिखते हैं n इंटू ई बाई टी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब जैसा आपको दिख रहा है कि करंट तो दिया हुआ है 1.6 मिली एम्पियर। अब देखिए मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, मिली एम्पियर ही लिख लेंगे यहाँ पे। अब बाकी सारा चीज देखिए ये कूलम में, ये तो ऐसा यूनिट है चार्ज का। तो हम कोशिश यही करते हैं कि सारे चीज एक ही हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रहे। ऐसा ही है तो सब ऐसा ही, सीजीएस है तो सब सीजीएस। अब ये तो मिली एम्पियर तो ऐसा यूनिट है नहीं, तो हम मिली की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3। अब ये एम्पियर में आ गया। अब n क्या है, n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो मैं फाइंड कर रहा हूं, और e क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये माइनस साइन हम यहां नहीं रखेंगे बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज दिस मच, है ना, इतना कूलम है, डिवाइडेड बाय टाइम दे दिया गया है। ईच सेकंड क्वेश्चन में छिपा रहता है ये सब इंफॉर्मेशन, आपको खुद से पता करना होगा देख के। तो 1 सेकंड। अब देखिए सारा चीज ऐसा यूनिट में। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहां से पता कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि 1.6 गॉट कैंसल्ड, नीचे 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बचा क्या, -3, 10 टू द पावर -3, और ये 10 टू द पावर -19 इधर डिवीजन में आ जाएगा, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये इधर डिवीजन में गया, ऊपर जाएगा तो पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर -3 था ही, और ये ऊपर गया तो 10 टू द पावर 19 बन जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा, पावर ऐड हो जाएगा ना बेस से में, तो कितना हो गया, 19 में -3 ऐड करेंगे तो 16, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितना आ गए, 10 टू द पावर 16। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। इसमें देखिए बच्चों रेजिस्टेंस दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो V इक्वल IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है ना। अब देखिए हमारे पास क्या क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है 5 ओम, लिख लेते हैं, और क्या पता है, V पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट। तो हमें पता करना था करंट, तो करंट क्या आ जाएगा बच्चों, 3/5 मतलब 0.6 एम्पियर आ गया हमारा करंट। बिल्कुल बेसिक है ना। ऐसा भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। अब देखिए बच्चों जैसा जैसा न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूंगा कि कोई न्यूमेरिकल, जैसे अब यही न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को कुछ बच्चे बना जरूर देते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में मार्क्स कट जाता है क्योंकि वो सही स्टेप्स नहीं फॉलो करते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमें सेम मटेरियल है, 2 वायर्स है हमारे पास, सेम मटेरियल। अब देखिए अपने कन्वीनियंस के लिए हम 2 वायर का जब भी क्वेश्चन देना तो ए बी या 1 2 ऐसे वायर का नाम रख सकते हैं, और सारा इंफॉर्मेशन उसके सामने लिखते चलेंगे। जैसे दोनों का मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम बोलने का मतलब क्या, कि दोनों के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा। आपको शायद पता हो कि किसी भी चीज का, जैसे कॉपर है, कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना है, जैसे हम इतना बड़ा कॉपर लें या इतना बड़ा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि वो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, अब देखिए दोनों के लिए हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम। दूसरा चीज क्या दिख रहा है, दोनों का जो लेंथ है वो भी सेम है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं LA और LB, दोनों का लेंथ सेम है तो ऐसे L लिख लेते हैं। यहां पे वैसे लिख लेते हैं रो ए भी रो और रो बी भी रो, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम। देखिए और दोनों का रेडियाई दिया हुआ है, एक का रेडियाई है R1, है ना, R1, और एक का रेडियाई है R2।
अब देखिए यहाँ R1 R2 ऐसे दे के रखा है, तो आप यहाँ A और B के जगह 1 और 2 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ओके, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो कंपेयर देयर रेजिस्टेंसेस। अब देखिए बच्चों, इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, है ना, जिसमें आपको एल का मतलब पता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब जरा देखिए क्या होगा, अगर इस वाले वायर का हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखें, तो कोई भी वायर चाहे कितना भी थिन हो, कितना भी थिकर हो, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, क्रॉस सेक्शन रहता है, वो तो सर्कल के शेप में रहता है, मतलब हमें सर्कल का एरिया चाहिए। तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेडियस देखिए, रेडियाई इसका कितना दिया है? R1, तो R1 का स्क्वायर। लाइकवाइज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिर से पाई, और इसका रेडियाई है, रेडियस है R2, तो R2 का स्क्वायर। अब देखिए हमें दोनों का कंपेयर करना। अब देखिए बच्चों क्या होता है, कुछ लोग कंपेयर करने में डायरेक्टली लिख देते हैं कि सेम है या ऐसे। हमें रेशियो दिखाना है। कंपेयर मतलब क्या? रेशियो निकालना है दोनों का। तो देखिए, तो रेशियो क्या होगा दोनों का? मैं यहां पे लिख देता हूं ये चीज। दोनों का रेशियो क्या होगा? जैसे RA और RB, दोनों वायर्स का हमें रेशियो निकालना है रेजिस्टेंस का। तो RA के लिए हमारा फॉर्मूला देखिए, रो LA बाई AA, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का डिवीजन है, और RB तो रो LB बाई AB, है ना। अब देखिए 1 बाई 1 क्या करते हैं, रो LA की जगह L और A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना हो जाएगा बच्चों? पाई R1 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, AB ऊपर आ जाएगा, तो AB के लिए क्या रखेंगे? पाई R2 स्क्वायर बाई LB का मतलब हमारा वैल्यू है L, और रो आ गया नीचे। अब देखिए रो एल गॉट कैंसल्ड, पाई गॉट कैंसल्ड, तो R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, है ना। अब देखिए हमें पता क्या करना है, दोनों का ये कंपेयर करना था, रेजिस्टेंस को कंपेयर करना था। RA और RB दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, है ना। अब देखिए ये तो हमने कंपेयर कर लिया। दूसरा चीज है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, तो हम सेकेंड वाला जो हमारा सब पार्ट है इसमें, उसमें क्या कंपेयर करना है? दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। तो हम ऐसे लिख देंगे, रो A बाई रो B इक्वल रो बाई रो, दैट इज 1:1, और ब्रैकेट में लिख देना है। इसका रीजन क्या है? सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है ना, ये लिख देना है बच्चों। ओके, अभी ये पहला हमारा ये क्वेश्चन हो गया ऐसे तरीके का। इसके अलावा और कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसी से रिलेटेड, देखते हैं। जैसे देखिए, वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम और लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें एक वायर है, तो फिर से हम वही करते हैं, वायर का नाम 1 या फिर ऐसे, ये पहले के कंडीशन में हमें बताया गया है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं ओरिजिनल। जैसे देखिए ओरिजिनल कंडीशन में क्या था, इसका रेजिस्टेंस हम ऐसे लिखते हैं, R1 था 3 ओम और लेंथ इसका था 30 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या किया गया कि इस स्ट्रेच ये 10 सेंटीमीटर था पहले, और बाद में इसको स्ट्रेच करके इसका लेंथ कर दिया गया इतना 30 सेंटीमीटर। तो नया लेंथ जो हो गया इसका हो गया 30 सेंटीमीटर, न्यू लेंथ। ओके, फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, अज्यूमिंग दैट इट हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब देखिए कुछ बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोलने का मतलब कि स्ट्रेच करने के बाद भी जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था बाद में भी उतना ही रहा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे आपने मम्मी को खाना बनाते देखा होगा, जो डो रहता है आटा का जिससे वो रोटी बनाती हैं, तो वो किया होगा आपने कभी ना कभी बचपन में कि गोल ऐसे जो स्फेयर बना के मम्मी रखती थी, उसको बच्चा जाके ऐसे ही खींचने लगता है बिना किसी मतलब के। तो उसको जब हम खींचते हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा लेंथ तो बड़ा होता है लेकिन उसका थिकनेस भी तो कम होता जाता है। वही सेम चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। हमें दिख रहा है कि इसका लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर था और बाद में इसको खींच के 30 सेंटीमीटर का कर दिया। तो लेंथ अगर थ्राइस हो गया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं A1, मतलब ओरिजिनल केस में A था, तो नए वाले केस में क्या हो गया, A/3। अगर ये डबल होता तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है, ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो दोनों केस में वही रहेगा ना, क्योंकि वही वायर है। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, नया रेजिस्टेंस R2 फाइंड करना। अब देखिए हम करेंगे क्या, R1 क्या होगा, रो L1 बाई A1, है ना। तो R1 का वैल्यू हमें दिया गया, R1 कितना था, 3 ओम था पहले से, तो 3 इक्वल रो L1 की जगह हम क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर बाई A1 की जगह क्या लिखेंगे A। अब देखिए बच्चों आपको यहां से रो बाई A का रेशियो मिल गया, रो बाई A क्या हो जाएगा 3/10, ये 10 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। इसी को अभी हम यूज कर लेंगे R2 फाइंड करने के लिए। अब देखिए R2 फाइंड करने के लिए क्या किया, R2 क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2।
रो। L2 का वैल्यू क्या है बच्चों 30 सेंटीमीटर बाय A2 का वैल्यू क्या है A/3। अब देखिए A/3 यहां रखेंगे तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया रो बाई ए इंटू 90। अब वहां से जो हमारा इक्वेशन 1 है जिसमें हमने रो बाई ए का वैल्यू देखा, इसका वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 3/10 इंटू 90, तो ये 0 गॉट कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विथ 27 ओम, है ना। तो बहुत आसान सा तरीका है बच्चों ये, और ऐसा न्यूमेरिकल्स आता ही है, तो आप ये देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है और लेंथ है 30 सेंटीमीटर। नाउ इट इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसको हम डबल ऑन इटसेल्फ कर दें, मतलब इसको फोल्ड कर दिया एक बार। ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब कि 3 बार फोल्ड कर दिया। अब जरा सोचिए, इसी चीज को अगर हम ट्रिपल कर दें, जैसे मान लेते हैं ये है, इसको ट्रिपल कर दिया ऑन इटसेल्फ, मतलब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया। ट्रिपल ऑन इटसेल्फ मतलब इसका थिकनेस बढ़ जाएगा और लेंथ कम हो जाएगा। तो ट्रिपल ऑन इटसेल्फ के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसका लेंथ था 30 सेंटीमीटर, जब ट्रिपल कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 3 फोल्ड कर दिया, तो अब इसका लेंथ हो गया 1/3 10 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पहले अगर ये ए था, तो मैं ये हटा देता हूं बच्चों, शायद समझ में आ गया आपको ये चीज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नया वाला क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। पहले अगर ए था तो बाद में 3 है, क्योंकि लेंथ अगर कम कर रहे हैं तो थिकनेस बढ़ गया, और मटेरियल तो वही है, तो दोनों में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। देखिए पहले से रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 9 ओम, तो हमें नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल वही चीज यहां फिर से करेंगे, हम क्या करेंगे, R1 का वैल्यू रो L1 बाई A1, दैट इज रो L1 की जगह 30 सेंटीमीटर बाई A1 के जगह हमने A माना है, कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, हमने A मान लिया है। तो देखिए R1 का वैल्यू हम अगर यहां रखें, R1 का वैल्यू कितना है 9, तो 9 ओम इक्वल क्या आ गया, रो बाई A इंटू 30। यहां से आपको दिख रहा हो कि आप रो बाई ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 30 इधर आ जाएगा, 9/30 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/10 आ जाएगा, लिख ही देते 3/10। अब इसी को वहां पे यूज कर लेंगे, है ना। तो आप ये कर सकते हैं खुद से भी, इट विल बी काइंड ऑफ असाइनमेंट फॉर यू। तो आप ये करके देखना, L2 के जगह हम क्या लिखेंगे 10 और A2 के जगह क्या लिखेंगे 3। अब आपको दिख रहा होगा कि रो बाई ए का वैल्यू तो वहां से दिख रहा है, जो कि 3/10 है, रख देंगे तो हमारा R2 का वैल्यू आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। अब ये सब अभी तक हमने जितना डिस्कस किया ना, वो सब हमारा R इक्वल कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड था, R इक्वल रो L बाई ए पे, या फिर ओम्स लॉ पे, V इक्वल IR पे। अब जो हम डिस्कस करने वाले बच्चों, उसके लिए मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूं। हम कोई जो सेल यूज करते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज करते हैं, उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं EMF, एक टर्म हम यूज करते हैं टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो EMF जैसे यही हमारा सेल है, तो जब ये सेल यूज में नहीं होता है, मतलब इसका यूज हो रहा नहीं हो रहा है, मतलब क्या, ये करंट नहीं दे रहा है। तो जब ये करंट सप्लाई नहीं करता है, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम EMF बोलते हैं। और जब ये सेल यूज होने लगता है, मतलब ये करंट सप्लाई करने लगा, तब इसी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो ये चीज मैं आपको रिलेशन बता देता हूं, क्योंकि ये बार बार हमारे काम आएगा। एप्सिलॉन दैट इज EMF, कैपिटल V इज टर्मिनल वोल्टेज, और स्मॉल v होता है बच्चों वोल्टेज ड्रॉप या फिर लॉस्ट EMF, है ना। अब इस कौन कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला चीज तो ये, कोई भी सेल जो हमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है वो होता है EMF, जो कि कभी हमें दे नहीं पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज उसमें से लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप या फिर लॉस्ट EMF, दैट इज स्मॉल v। तो देखिए, और इसको हम अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल V के जगह लेते हैं हम कैपिटल I इंटू कैपिटल R, और स्मॉल v के जगह लेते हैं हम कैपिटल I इंटू स्मॉल r। अब ऐसा क्यों है, जरा ये देखिए। जैसे मान लेते हैं एक सेल है, और ये हमने एक रेजिस्टर ले लिया, कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो सेल के बाहर है, बल्ब, फैन, जो कुछ भी है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है, और ये सारा चीज हमें दिख ही रहा है। अब देखिए, जो करंट ये सेल देता है, मान लेते हैं ये सेल हमें I करंट देता है, तो यही I करंट इससे भी फ्लो करके जाएगा, है ना, मतलब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहां से ये कैपिटल I हमें दोनों जगह दिख रहा है, कैपिटल V, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या इसके टर्मिनल्स, ये सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जब ये करंट देने लगा तब, दैट इज कैपिटल V। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, कैपिटल I इंटू कैपिटल R। सिंपली
कैपिटल वी के लिए कैपिटल आर, स्मॉल वी के लिए स्मॉल आर, और आई तो दोनों में सेम है, जितना करंट ये देगा उतना ही करंट रेजिस्टेंस में पास करेगा या पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। देखिए, a battery of EMF 3 volt supplies current through a circuit in which the resistance can be changed। चलिए ठीक है, तो हमारा एक सेल है जिसका EMF दिया हुआ है, EMF है 3 वोल्ट। ओके, ये हमने इसमें एक रेजिस्टेंस यूज किया है जिसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है ना, तो आपको शायद पता हो कि जिसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है, तो इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। अब देखिए क्या हो रहा है, एक हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया अक्रॉस द बैटरी, तो हमने यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, ये एक हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया बैटरी के अक्रॉस, जो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा। तो देखिए, जब करंट सप्लाई नहीं कर रहा था ये सेल, जब ये यूज में नहीं था, तब ये कितना रीडिंग दिखाएगा, 3 वोल्ट। ओके, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द करंट इज 1.5 एम्पियर द वोल्ट मीटर रीड्स 2.7 वोल्ट। अब देखिए वही चीज हुआ जो मैंने बताया था आपको। अब जब ये करंट देने लगेगा, नहीं पता कितना करंट दे रहा है, अच्छा पता है, देखिए 1.5 एम्पियर का जब ये करंट देने लगा, तब इसके ही टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अब वो ईएमएफ नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। जो तो ये कितना रीड करेगा ये हमारा वोल्ट मीटर, 2.7 वोल्ट रीड करेगा, है ना। अब देखिए ये जो रीड कर रहा है अब ये क्या है, ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज कैपिटल वी। अब इससे हमें पता क्या करना है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, एप्सिलॉन इक्वल कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी होता है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है 3 वोल्ट, कैपिटल वी टर्मिनल वोल्टेज जो ये रीड कर रहा है कब, जब सेल हमें करंट देने लगा, तो जो कि 2.7 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहां से हम स्मॉल वी फाइंड कर सकते हैं ना। देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3 वी। ओके, अब स्मॉल वी किसके लिए किसके इक्वल हम लेते हैं, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल वी का वैल्यू पता ही चल गया है 0.3 वोल्ट, और आई का वैल्यू हमें दिख रहा है बच्चों 1.5 एम्पियर, और इनटू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का वैल्यू हम यहां से पता कर सकते हैं 0.3 बाई 1.5, दैट विल बी 3/5, मतलब कि 1/5, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.2 ओम आ जाएगा हमारा ये। ओके, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारा वैल्यू आ गया 0.2 एम्पियर। ओके बच्चों, 0.2 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 15 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 and 6 ओम इन सीरीज। चलिए अब देखिए, एक फिगर जो हम बना लेते हैं ना बार बार, वो हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि फिगर से हमें पता चलता जाता है कि अच्छा क्या क्या चल रहा है। जैसे देखिए, ये इसका ईएमएफ दिया है 15 वोल्ट का और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम का, है ना। अब इसको कनेक्ट किया है 2 रेजिस्टर से, जो दोनों रेजिस्टर्स किसमें, सीरीज में। अब देखिए, जो करंट सीरीज का मतलब क्या होता है बच्चों, जो करंट सारे रेजिस्टर से अगर सेम जाता है तो वो सारे रेजिस्टर्स होते हैं सीरीज में, अगर सब में करंट डिवाइड होके जाता है अलग अलग रास्ते से तो वो सब रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में। अब जैसे हमें बोला गया कि सीरीज में, तो मान लेते हैं ये 3 ओम और ये 6 ओम, तो दोनों सीरीज में, तो पहले तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल फाइंड कर लेते हैं। हमें पता क्या करना है, देखिए करंट थ्रू द बैटरी। अब देखिए एज आई टोल्ड यू कि एप्सिलॉन क्या होता है, कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी, जिसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर प्लस कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर। तो हमें दिख रहा है बच्चों यहां से कि आई तो हम कॉमन ले सकते हैं, वी आर लेफ्ट विथ आर प्लस आर। एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है 15 वोल्ट, आई कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में, तो 6 + 3 9, और स्मॉल आर का वैल्यू हमें दिख रहा है 3 दिया हुआ है। तो देखिए आई का वैल्यू यहां से आ जाएगा बच्चों 15/12 एम्पियर, मतलब ये आ जाएगा आपको 5/4 एम्पियर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कभी भी इसको ऐसे नहीं छोड़ना फ्रैक्शन में वैल्यू, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब देखिए ये तो करंट दे रहा है, और करंट दे रहा है कि इतना करंट दे रहा है, तो अब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, है ना, उसको हम नाम देंगे कैपिटल वी, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। वही फाइंड करना है, टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर। अब देखिए कैपिटल आई तो पता चल गया, करंट पता चल गया हमें, करंट कितना है बच्चों, करंट है हमारा 5/4 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस टोटल आपको दिख रहा है 9, तो ये हो जाएगा 45/4 एम्पियर,
तो आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11 पॉइंट समथिंग एम्पियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन सारी चीजों में हम यही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, ये और कैपिटल वी के लिए क्या होता है कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, स्मॉल वी के लिए कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं बहुत आसानी से, कैपिटल वी के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल आर, स्मॉल वी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल आर, और आई तो दोनों में सेम लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। एक सेल है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिवन है, सेंड्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9 ओम। अब देखिए इसमें दो कंडीशंस दिया गया है, सेल वही है हमारा, सेल वही है जिसका ईएमएफ दिया है एप्सिलॉन और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और क्या किया इसको बारी बारी क्या किया गया है, पहली बार इसको कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जिसका की वैल्यू कितना था, कैपिटल आर था 1.9 ओम। तो ये कितना करंट दे रहा था ये सेल, देखिए करंट हम ऐसे करके लिख लेते हैं, इसमें R1 और I1 लिख लेते हैं, करंट ये कितना दे रहा था 1 एम्पियर। और फिर इसी सेल को जब हमने कनेक्ट कर दिया एक और रेजिस्टेंस से, दूसरा केस है ये कि कितना 0.5 दे रहा है, जब कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में 3.9 ओम। तो इस बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3.9 ओम और करंट कितना दे रहा है 0.5 एम्पियर। तो हमें बच्चों एक एक करके इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। आप देखिए दो वेरिएबल दिख रहा है तो हमें दो इक्वेशंस का जरूरत पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशंस हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल कैपिटल आई आर प्लस आर होता है ना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे I1 R1, स्मॉल आर तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि सेल तो वही है। तो देखिए ईएमएफ इक्वल क्या आ जाएगा, I1 के जगह रखा हमने 1, R1 के जगह हम रखेंगे 1.9 प्लस आर, तो ये तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1.9 प्लस स्मॉल आर इक्वल एप्सिलॉन आ गया हमारा, है ना। अब देखिए ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम यहां से फ्रेम कर सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल क्या हो जाएगा I2 R2 की जगह हम लिख लेते हैं डायरेक्टली 3.9 प्लस स्मॉल आर। अब ये I2 का वैल्यू हमें दिया गया, अच्छा 0.5 एम्पियर 3.9 प्लस स्मॉल आर, तो आप यहां से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.95 है ना। ओके हाँ 1.95 प्लस 0.5 आर, ये बच्चों आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आप इसको सॉल्व करके एप्सिलॉन का मतलब ईएमएफ का और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन आता है आपका सर्किट वाला, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे कितना भी अजीब तरीके का आपको फिगर दिया रहा है, जैसे देखिए हम कुछ ऐसा ऐसा फिगर देखने वाले हैं, तो कैसा भी फिगर दिया रहा है आपको क्या करना है मैं बताता हूं। आपको बोला गया कि ये पॉइंट ए और बी के बीच में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस निकालने बोला गया है, तीनों एक ही चीज है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक तरफ से हम करंट भेजना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट हम मान लेते हैं ए से भेजा हमने, ए के तरफ से, तो जो करंट इस 2 ओम से गया वही करंट इससे भी जाएगा 2 ओम से, क्योंकि करंट के जाने के लिए रास्ता तो एक ही है। तो जब भी किसी रेजिस्टर से सेम करंट जा रहा है तो वो सीरीज में होता है। तो आपको दिख रहा है कि 2 और 2 सीरीज में। तो बच्चों इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करने वाले मैं आपको बता देता हूं, आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है जब सीरीज में हो कॉम्बिनेशन तब। अगर पैरेलल में होता है कॉम्बिनेशन तो हम क्या करते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में, तो 2 2 4। अब देखिए इन दोनों को हटा के तो मिल गया 2 2 4। अब देखिए यहां के आगे जो करंट है तो डिवाइड हो जाएगा ना दो अलग अलग रास्ते में। मान लेते इधर कुछ करंट आया इधर कुछ करंट आया, तो जब भी करंट डिवाइड होके जाता है अलग अलग रास्ते से जाता है रेजिस्टेंसेस में, तो वो रेजिस्टेंस किस में होते हैं, पैरेलल में। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, तो इसके लिए क्या करेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाई R1 के जगह 1 बाई 2 प्लस 1 बाई R2 के जगह ये 2। तो ये तो हियर वी आर लकी कि ये 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 क्या आ जाएगा 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट है तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहां से 1 ओम आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ 1 बाई 2 रहता तो हम रेसिप्रोकल करते, 2 बाई 1 होता मतलब 2 होता। खैर अब देखिए इन दोनों को हटा के मिला क्या 1 ओम और इन दोनों को हटा के मिला 4 ओम। तो अब जरा सोचिए जो इस 4 ओम से होते हुए जाएगा वही इस 1 ओम से होता हुआ जाएगा, मतलब ये दोनों किसमें सीरीज में। तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट हर जगह में यूज करना बच्चों। जैसे ये देखिए ये इसमें भी फाइंड करना है तो हम फिर से क्या करेंगे, यहां से करंट भेजा, यहां तक करंट आया, अब इसके बाद करंट डिवाइड हो गया 3 अलग अलग रास्ते में।
अब तीनों में डिवाइड हो गया करंट, मतलब ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो हम पहले इसका काम कर लेते हैं। पैरेलल के लिए क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/r1 की जगह 12, 1/6 प्लस 1/4। तो देखिए 1/r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लिया तो 12, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6/12। तो ये तो आया 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 12/6 आ जाएगा, मतलब 2। अब देखिए इन तीनों को हटा के जो रेजिस्टेंस हमें मिला है वो क्या है, वो है 2 ओम। और इधर कितना था, 5 ओम, और उधर कितना था, 2 ओम। अब देखिए क्या करना है, जो करंट इस 2 ओम से आया वो इन तीनों को हटा के जो हमें मिला है 2 ओम, इससे भी वही करंट जाएगा, और फिर वापस से यहां से आके ये तीनों जगह से करंट फिर यहां पे रिकंबाइन हो जाएगा, और फिर वही करंट यहां से भी जाएगा। मतलब ये तीनों किसमें, सीरीज में। तो हमें दिख रहा है 2 + 2 + 5 दैट इज 9 ओम। ये तीनों सीरीज में हो गए, है ना। हर जगह में यही करना है बच्चों। अब हमें दिख रहा है यहां से कि यहां से बटा था और फिर इस पॉइंट पे आके ये जंक्शन जैसा है, यहां पे आके फिर से वो तीनों करंट रिकंबाइन करके हमें टोटल करंट मिल जाएगा, और फिर वही टोटल करंट इससे भी जाएगा। मतलब ये इन तीनों को हटा के जो ये 2 ओम मिला और ये 5 ओम, तीनों सीरीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ये कैसा भी फिगर रहा है, हमें हर जगह काम वही करना है। अब फिर यहां से देखा कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब सबको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखिए यहां से हमने करंट भेजा 1 ओम से। अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद देखिए यहां से ये जंक्शन है, यहां से 3 अलग अलग रास्ते में बट रहा है करंट, कुछ इधर आया, कुछ इधर, कुछ इधर। मान लेते इधर जो करंट आया, मान लेते हमने इसका नाम दे दिया I1। अब देखिए जो करंट I1 इसमें आया है वही इससे भी जाएगा और फिर वही इससे भी जाएगा, मतलब इन तीनों से सेम करंट जा रहा है, तीनों किसमें, सीरीज में। लाइकवाइज मान लीजिए इधर I2 आया था, तो ये I2 इससे गया 2 ओम से, फिर इससे और फिर इससे, मतलब ये तीनों भी सेम करंट जा रहा है, तो तीनों सीरीज में। तो पहले हम इन तीनों का काम कर लेते हैं, 1 + 1 + 1 मतलब 3। फिर ये 2 इसमें अलग ही करंट गया, और फिर ये I2 इनमें आया, तो तीनों सीरीज में, मतलब 2 2 2 6। अब देखिए ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में क्यों है आपको पता है, क्योंकि तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है, डिवाइड होके जा रहा है। I1 इधर गया, इधर मान लेते हैं I3, और इधर I2, तो तीनों में करंट डिवाइड होके गया, तीनों पैरेलल में। अब पहले इन तीनों का काम कर लेते हैं, तो आपको पता है क्या करना है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/3 + 1/2 + 1/6। एलसीएम लेंगे आप तो इट विल बी 6। तो देखिए क्या हो गया, 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों, ये हो गया 6/6 मतलब 1। तो R इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। अब देखिए इस पूरे को, ये जो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है, इस पूरे को हटा दिया, क्या मिला, 1 ओम। तो मैं आपको जरा बना के ऐसे दिखा देता हूं। 1 ओम इधर से मिल गया, ये सबको हटा के इधर कितना था, 1 ओम, और इधर भी कितना था, 1 ओम। अब ये तीनों सीरीज में, ये कैसे पता कर रहे हैं हम बार बार, क्योंकि आपको दिख रहा है करंट यहां से आया 1 ओम से, अलग अलग रास्ते में डिवाइड होके, और फिर यहां से क्या करेगा, फिर इस पॉइंट पे आके सब रिकंबाइन होके, और फिर इससे भी वही टोटल करंट जाएगा। तो जो करंट इससे गया वही करंट इन सबसे होके गया, मतलब पूरा बोल दे तो 1 ओम से होके गया, और फिर वही। अब देखिए तीनों सीरीज में, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि तीनों में वही करंट जा रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब आप चाहे जहां से भी करंट भेजना चाहें, इधर से भेजना चाहें या इधर से, आप कहीं से भी करंट भेज सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां से करंट भेजा, यहां से करंट आप आया, और उसके बाद देखिए दो अलग अलग रास्ते में करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर आ गया और कुछ करंट इधर। अब देखिए होगा क्या, जो करंट बच्चों यहां से आया है इस रास्ते से, मान लेते हैं I1, ये करंट I1 इससे गया, फिर इससे गया, और फिर इससे गया, है ना, और कोई रास्ता ही नहीं करंट के जाने के लिए। तो I1 इससे गया, फिर इससे गया, और फिर इससे गया, मतलब ये तीनों किसमें, सीरीज में, 2 2 2 6 हो गया, है ना। अब देखिए ये हमारा हो गया 6, तो इसके लिए हम क्या करें, और बाकी बचा ये 2 ओम, है ना। अब ये 2 ओम के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 ओम इधर जो आया है करंट, मान लेते हैं हम इसको I2 बोल देते हैं, तो I1 गया, इन तीनों में I1 गया, ये तीनों सीरीज, तो ये हो गया हमारा 6 ओम, है ना, ये हो गया हमारा 6 ओम, और फिर ये रहा 2 ओम। तो ये 6 ओम पूरा और ये 2 ओम सिर्फ, ये दोनों तो पैरेलल में हुए ना, क्योंकि इसमें करंट गया I1 और इसमें करंट गया I2, अलग अलग करंट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम डायरेक्टली करेंगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/6 + 1/2
2, तो ये आ गया 6, दैट इज 4/6। तो ये 1/R इक्विवेलेंट आया, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/4। चलो लिख देता हूं मैं एक स्टेप और, 6/4 मतलब 1.5 ओम आ जाएगा हमारा इसका। अब देखिए ये पहला पार्ट था आपका। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है कि A और C के बीच में निकालना है। तो देखिए A और C के लिए क्या करेंगे, हटाता हूं मैं इसे फिलहाल। तो A और C के बीच के लिए क्या करेंगे, यहां से करंट भेजा या फिर इधर से भी भेज सकते थे, किसी भी एक तरफ से भेजते हैं। तो देखिए A और C के बीच में निकालना, तो यहां से जो करंट आपने भेजा, देखिए इस पॉइंट के बाद डिवाइड होगा, अलग अलग रास्ते। मान लीजिए इधर I1 है, इधर I2। तो ये जो I1 इसमें आया है वो I1 इससे भी जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज। फिर I2 जो इसमें आया है वही I2 इससे भी जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज। तो देखिए 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब ये जो 4 है और ये 4, ये दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में, क्योंकि इसमें गया I1 करंट, इसमें गया I2। तो 1/R इक्विवेलेंट इस बार के लिए क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4। तो आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/2 मतलब 2। कैसा भी फिगर दे दिया जाए आप हर बार यही काम करेंगे बच्चों, आपको बहुत आसान सा तरीका बता दिया है। करंट जहां से डिवाइड हो गया मतलब सब पैरेलल में, और करंट जिसमें जिसमें सेम गया मतलब सीरीज में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रेजिस्टर है एक 6 ओम का, जिसको हमने कनेक्ट किया इन सीरीज विथ अनदर रेजिस्टर ऑफ 4 ओम। ओके, दो रेजिस्टर है हमारे पास और ये दोनों सीरीज में। फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 20 वोल्ट का है, जो हमने इस कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। अब देखिए बिल्कुल आसान सा काम, हम करंट हमें चाहिए, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है कितना है, 20 वोल्ट का है। और टोटल रेजिस्टेंस अगर हम लिखें बच्चों, आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, तो देखिए दोनों सीरीज में, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। तो हमें पता क्या करना है, करंट कितना है सर्किट में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों, जो भी लॉ, जो भी प्रिंसिपल आप यूज करते हैं ना सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल, वो लिख देना कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्या होता है, V इक्वल आई आर, जहां V का वैल्यू दिख रहा है 20 वोल्ट, I का वैल्यू हमें पता करना है, और R भी हमें पता है कितना है, 10 ओम। तो देखिए यहां से I का वैल्यू हम पता कर लेंगे, 20/10 हो जाएगा, मतलब 2 एम्पियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर। अब देखिए एक बार मैं आपको इसका फिगर बना के दिखा देता हूं। हमारे पास क्या है, एक 6 ओम रेजिस्टर है और एक 4 ओम रेजिस्टर है, ये दोनों किसमें, सीरीज में। और क्या बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम कोई सेल लेंगे, मान लेते हैं ये हमारा सेल है, जिसके लिए पोटेंशियल, अब ये करंट दे रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना बोला गया है, 20 वोल्ट का, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। अगर करंट नहीं देता तो ये क्या होता, ईएमएफ होता, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम के लिए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, तो ऐसे करके लिख देते हैं कि 6 ओम वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ फिर से लगाएंगे, I इंटू आर। अब देखिए करंट कितना जाएगा, जो करंट, ये 2 एम्पियर का करंट जो आ रहा है सर्किट में यहां से, वो 2 एम्पियर 6 से भी जाएगा और फिर 4 से भी, कि दोनों तो सीरीज में। तो करंट इसके लिए हमने 6 ओम वाले के लिए कितना लिया है, 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू दिख रहा है 6 ओम, तो इसके लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट का हो जाएगा, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। अब देखिए बच्चों एक चीज मैं इसमें आपको और बता देता हूं, सीरीज में क्या होता है, करंट सब में सेम जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहां से हमें दिख रहा है कि जो सेल है, जो भी सोर्स ऑफ करंट है, वो जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है हमें, वो है 20 वोल्ट, जिसमें से कि 12 वोल्ट तो मिल गया इसको, तो 4 ओम वाले को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में डिवाइड हो गया। कुछ इसमें मैं एक बार लिख देता हूं, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट और इसके लिए होगा 8 वोल्ट। तो ये न्यूमेरिकल बहुत काम का है, अभी आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज करने वाले हैं ना। इसी वजह से हम घरों में आजकल मैक्सिमम जगह आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता है, क्योंकि अगर हम अप्लायंसेस को सीरीज में कंबाइन कर दें तो किसी को भी 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा ही नहीं, जो मेन से आ रहा है सिटी सबस्टेशन से, सब में बट के जाएगा। किसी को 100 मिलेगा, किसी को 120 मिलेगा, ऐसे करके कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें हमारे ये दो पार्ट्स थे, सब पार्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पहले सर्किट का। अब आपको दिख रहा है कि ये हमारा वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दिखा रहा है, 4 वोल्ट का, क्योंकि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ये यूज में है, करंट दे रहा है, देखिए 0.4 एम्पियर। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। फाइंड क्या करना है, देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है ये दिख रहा है और टोटल करंट इन द सर्किट दिख रहा है। कोई भी चीज अगर टोटल बोला गया ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी सारा चीज भी हम टोटल लिखते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है जो मिल सकता है।
अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी 20 ओम के लिए भी, और ये जो अननोन रेजिस्टेंस आ रहा है उसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होगा, 4 वोल्ट का ही होगा। सीरीज का जस्ट उल्टा इसमें होता है, सीरीज में करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस अलग, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही सब में सेम और करंट अलग अलग, क्योंकि रास्ता अलग हो जाता है, बट के जाता है करंट। अब देखिए V इक्वल क्या हो गया, V इक्वल हो गया हमारा I इंटू आर, तो R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं एक बार हम। अब देखिए क्या होगा, यहां से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना, मतलब R इक्विवेलेंट, तो यहां से V की जगह हम रखेंगे 4 वोल्ट। करंट ये जो एमीटर है, ये एमीटर है बच्चों, ये कितना रीडिंग दिखा रहा है 0.4, मतलब पूरे सर्किट में पूरा करंट कितना है 0.4 एम्पियर है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहां से देखिए टोटल रेजिस्टेंस आ गया बच्चों 4, ये 0.4 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, है ना, क्वाइट सिंपल। अब देखिए ये जो हमारा करंट है, जरा मैं आपको बता दूं, ये करंट यहां से आ रहा है, ऐसे आया ऐसे आया, अब इस पाथ के बाद आपको दिख रहा है कि ये दोनों में करंट बट के जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा और कुछ करंट इसमें आ जाएगा, इसीलिए तो दोनों पैरेलल में है। लेकिन वापस फिर यहां से यहां पे जब आएंगे तो देखिए यहां से ये पहुंचेगा, यहां से ये पहुंचेगा, और वापस फिर यहां पे उतना ही करंट होगा, टोटल करंट जो हमारा 0.4 एम्पियर है। तो ये बच्चों हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या करना है, वैल्यू ऑफ आर निकालना है। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया हमें 10 ओम है, तो ये टोटल मिला के अगर 10 ओम है और एक है 20 और दोनों पैरेलल में, तो क्या करेंगे 1 बाय आर इक्विवेलेंट क्या होता है 1 बाय आर वन बाय प्लस 1 बाय आर टू, तो आर वन की जगह 20 लेते हैं और 1 बाय आर टू, मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस जो है आर, ये हम फाइंड कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना 10, 1 बाय 20 1 बाय आर। आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय आर इक्वल 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 20। सॉरी बच्चों मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, आपको कर सकते हैं आसानी से, 1 बाय आर को उधर ही रहने दिया, 120 को इधर भेज दिया, 1 बाय 20 को माइनस हो गई, तो ये आ जाएगा 1 बाय 10। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू हमारा आ जाएगा बच्चों 20 एम्पियर, सॉरी ये 20 आएगा बच्चों, इसको आप माइनस करेंगे तो आएगा 1 बाय 20, तो यहां से आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 20 ओम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट फ्लोइंग इन आर। अब देखिए आर में ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये तो आ गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट फाइंड करना है इसमें, तो करंट के लिए क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता ही चल गया है 20 ओम, और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो 4 वोल्ट होगा, सबके लिए वही होगा, तो V इक्वल आई आर, फिर से V का वैल्यू 4 वोल्ट, करंट इसमें फाइंड करना है, R का वैल्यू पता चल गया 20, तो I इक्वल क्या आ जाएगा 4 बाई 20, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स में मतलब 0.2 एम्पियर आ जाएगा बच्चों, है ना। ये सारा न्यूमेरिकल्स हम करते जा रहे हैं बच्चों, और जितना चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, आप सिर्फ वो देख ले एक बार गौर से, तो कोई न्यूमेरिकल आपको दिक्कत दे ही नहीं सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है लेवल, अब धीरे धीरे करते जा रहे हैं, जैसे इसमें देखिए क्या है, और क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है मतलब इसमें जो जो चीज हमें चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन है, तभी तो थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास ये दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि ये करंट यहां से यहां तक आएगा और फिर इसके बाद तो डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग रास्तों में, तो दोनों पैरेलल में, और फिर यहां आके रिकंबाइन हो जाएगा दोनों करंट, और फिर इससे वही टोटल करंट इससे 4 ओम से जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। अब देखिए आपको गिवन है कि ईएमएफ है सेल का कितना 2 वोल्ट, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका दिया, मैं यहां लिख देता हूं स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इसका ईएमएफ है 2 वोल्ट। अब देखिए टोटल करंट कितना आ रहा है 0.25 एम्पियर, तो ये करंट इसके बाद डिवाइड होगा 0.25 एम्पियर, लेकिन यहां आने के बाद फिर क्या मिल जाएगा 0.25 ही मिल जाएगा, रिकंबाइन करके, है ना, ऐसे रिकंबाइन करके यहां पे फिर से 0.25 एम्पियर, मतलब इससे कितना करंट जाएगा 0.25 एम्पियर। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल आई आर, आई का वैल्यू दिख रहा है, कितना करंट जाएगा 0.25 एम्पियर करंट जाएगा इससे ना, और रेजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट, है ना। ये पहले पार्ट का हो गया हमारा आंसर। दूसरा पार्ट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, स्मॉल v, मतलब वोल्टेज ड्रॉप या लॉस्ट ईएमएफ फाइंड करना है। अब देखिए नाम अलग अलग दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे ही दिखा पीडी अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉल v, इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे है मतलब स्मॉल v का यहाँ पे कोई ना कोई चीज है। तो देखिए स्मॉल v क्या होता है, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आई हमें दिख ही रहा है कितना करंट दे रहा है ये 0.25 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिख रहा है दैट इज 3 ओम दिया गया है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी 0.75 वोल्ट, ओके।
नेक्स्ट देखिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर ओम और 2 ओम रेजिस्टर। और क्यों बोल रहा है, क्योंकि आर ओम और 2 ओम दोनों किसमें पैरेलल, तो दोनों के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होगा ना, सेम होगा। तो अब देखिए हम करते क्या है बच्चों, एक चीज मैं आपको इसके लिए बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सब में बट जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको क्या हो रहा है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा ईएमएफ है, सेल कितना दे सकता है 2 वोल्ट, जिसमें से कि स्मॉल वी भी तो है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप भी तो है। तो ये जो हमारा सेल है, इन दोनों को हटा के मान लीजिए हमें एक्स ओम रेजिस्टेंस मिलता, तो ये जो करंट देगा वही इन दोनों का हटा के मान लीजिए हम एक्स ओम लेते, तो उससे भी वही करंट जाएगा और फिर उससे भी वही करंट। मतलब ये तीनों किसमें होंगे, अगर इसको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लें तो ये सेल, ये वाला सिंगल रेजिस्टेंस और ये तीनों किसमें, सीरीज में। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्मॉल वी है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल वी, प्लस इन दोनों को हटा, इन दोनों के लिए जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमें उसका वैल्यू नहीं पता है, तो हम उसको बच्चों ऐसे लिख दें V1 प्लस इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल ही गया है, जो कि कितना है, ये हमारा है 1 वोल्ट है ना, 4 ओम के अक्रॉस जो हमने फाइंड किया था 1 वोल्ट। अब देखिए तीनों सीरीज में, तो ये जो ईएमएफ था हमारा 2 वोल्ट, ये सब में बट जाएगा ना, क्योंकि दोनों तीनों सीरीज में, इन दोनों को हटा के जो मिला, और ये सीरीज में, और ये सेल भी इसके साथ सीरीज में। तो देखिए हम यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या लिखेंगे, ईएमएफ का वैल्यू मतलब 2 वोल्ट। स्मॉल वी की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल वी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 0.75 वोल्ट, प्लस V1 का वैल्यू हमने फाइंड करना है, V1 का वैल्यू मतलब इन दोनों में से किसी के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम मान लेते हैं V1 है, और फिर ये तो 1 वोल्ट दिख ही रहा है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, 0.75 1, ये 1.75 इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 1.75, ये हमारा V1 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, मतलब 0.25 वोल्ट। मतलब ये 2 ओम या आर ओम दोनों के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना, 0.25 वोल्ट। तो बच्चों ये हमारा सब पार्ट सी। सब पार्ट डी में फाइंड करना है आर का वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे, आर का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हम पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिख ही रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, एक बार लिख देता हूं मैं ऐसे, V इक्वल आई आर, मतलब इन दोनों को हटा के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आर इक्विवेलेंट ऐसे करके लिख लेते हैं। V दोनों के लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0.25 वोल्ट। करंट दोनों में अगर हम कंबाइंडली ले करंट, तो दोनों में मिलके करंट कितना आ जाएगा, 0.25, दोनों में कंबाइंडली करंट कितना आ जाएगा, 0.25, तो हम यहां 0.25 एम्पियर लिख लेते हैं। तो देखिए यहां से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा ना, आर इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों को हटा के जो एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलता, तो आर इक्विवेलेंट यहां से देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, ये इधर डिवीजन में मतलब 1 ओम। अब देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस, इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है, 1 ओम। तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं ना वैल्यू, यहां से हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है 1 ओम और ये दोनों पैरेलल में, तो क्या करेंगे 1/R1, या फिर वैल्यू इसका क्या है, सिर्फ R रखा गया है तो सिर्फ R ही रखते हैं, प्लस 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, मतलब 1/1 ही रखेंगे है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1/R, ये 1/2 उधर जाएगा, तो 1/R का वैल्यू R 1/2, मतलब R का वैल्यू आ गया 2 है ना। अब देखिए ये न्यूमेरिकल्स जो है ना बच्चों को दिक्कत देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर हमें पता नहीं कि न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचना कैसे है, कैसे टैकल करना है। आई होप मैं जो आपको ये बता रहा हूं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से एक आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप बच्चों ये वाला चीज है ना, ये आप करना, ये आपका असाइनमेंट आप समझ लीजिए, क्योंकि इतना चीज मैंने जो बताया है, तो अगर आपने सीखा है तो इसमें अप्लाई करिए। अगर दिक्कत आए ना तो मैं इसके लिए छोटा सा एक वीडियो अपलोड कर दूंगा 2-3 मिनट का, जिसमें ये मैं बता दूंगा आप, है ना। प्लीज डू कमेंट इन द सेक्शन कि सर इस चीज में दिक्कत आ रहा है, तो मैं आपका हेल्प करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है एक बार मैं आपको बता दूं। W से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जिसके लिए डायरेक्टली या तो हम कर सकते हैं कि पावर लेते किलोवाट में और टाइम लेते आर में, क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो हम किस में फाइंड करते हैं, किलोवाट आवर में, यही हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कभी कभी ऐसा होता है कि किलोवाट और टाइम आवर में मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें पावर मिलेगा वॉट में। तो देखिए हम क्या करेंगे,
पावर लेंगे हम वॉट में, और टाइम अगर आर में दिया है तो ठीक है, मिनट में दिया है तो 60 से डिवाइड करके आर में चेंज कर लेंगे, कर सकते हैं हम ऐसा। तो ये वॉट को चेंज करना पड़ेगा किलोवाट में, तो इसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि ये आ जाए किलोवाट में, ये आ जाए टाइम आर में है, तो हम ऐसे करके कर सकते हैं, है ना। और अगर हम इसको थोड़ा स्प्लिट करें, यहां से भी करें, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इंटू आई इंटू टी। टाइम अगर आर में दिया है तो ठीक है, आई अगर एम्पियर में दिया है और v अगर वोल्ट में दिया है, v अगर वोल्ट में दिया है तो देखिए क्या करेंगे, v है वोल्ट में, तो आपको दिख रहा है बच्चों कि v इंटू आई जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, पावर रेटिंग होता है v इंटू आई। ये P और V अगर हमें पता है तो यहां से हम I पता कर सकते हैं। क्या क्या पता कर सकते हैं मैं अभी आपको बता देता हूं। P इक्वल V इंटू आई होता है, तो आपको दिख रहा है कि V इंटू आई दोनों ऐसा यूनिट में, तो पावर भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में, मतलब वॉट में। तो हम फिर से इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, ताकि जो पावर हमारा ऐसा यूनिट में वॉट में आने वाला है वो किस में आ जाए, किलोवाट में। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए मैं आपको पावर रेटिंग के बारे में बता देता हूं। ये होता क्या, जैसे यही देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, जहां भी क्वेश्चन मिला कि रेटेड मतलब ये हमारा पावर रेटिंग है। तो देखिए पावर रेटिंग में क्या क्या पता चल गया, इसका पावर 100 वॉट, और इसका वोल्टेज की मिनिमम इतना वोल्टेज इसको मिलना चाहिए तभी ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हाउ मच करंट विल इट ड्रॉ, तो देखिए P इक्वल वी आई, वही रहा हमारा फॉर्मूला। तो P इक्वल वी आई से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। यहां से I का वैल्यू हमारा आ जाएगा बच्चों, I का वैल्यू क्या आ जाएगा, P बाई वी, मतलब 100 बाई 250। तो यहां से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 10 बाई 25 मतलब 2 बाई 5 आएगा बच्चों। तो ये I का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.4 एम्पियर, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक सा था, ये मैंने आपको आइडिया देने के लिए बता दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास फिर से एक बल्ब है जिसका करंट, ये रेटिंग दिया गया है, पावर रेटिंग दिया गया है, P और V दोनों चीजें। इसका रेजिस्टेंस पता करना। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहना है, P इक्वल V स्क्वायर बाई R, तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं, P इक्वल V आई होता है। अब आपको यहाँ I का जरूरत है नहीं, आपको दिख रहा होगा कि आपको पहले क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो हम I के लिए क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बाई R, क्योंकि V इक्वल होता है आई आर, तो I इक्वल हो जाएगा V बाई R, तो V स्क्वायर बाई R। ये रहा हमारा फॉर्मूला। आप तुरंत ये कर सकते हैं एग्जाम में भी, अगर नहीं याद है तो देखिए क्या होगा, P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर है, तो हमें क्या क्या पता है, पावर रेटिंग में हमें क्या क्या पता है, P पता है दैट इज 100 वॉट, और V पता है वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, तो स्क्वायर है तो 220 का स्क्वायर। तो यहां से आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 484 और 2020 इधर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 484 ओम, है ना। ये रेजिस्टेंस आ गया हमारा। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, सेफ करंट। सेफ करंट का मतलब क्या बच्चों, जो यहां से ये आई हम पता करने वाले हैं ना, यही होता है सेफ करंट, कि एटमोस्ट इतना करंट अगर फ्लो किया उस अप्लायंस से, उस रजिस्टर से, तो वो सेफ रहेगा, उससे ज्यादा फ्लो किया तो डैमेज हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट में हमें पता करना है P इक्वल वी आई से हम I मतलब सेफ करंट बच्चों पता कर सकते हैं, दैट इज P बाई V से। तो P का वैल्यू हमें दिख ही रहा है, दैट इज 100 वॉट, और फिर वोल्टेज हमें दिख रहा है 220 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो I जो है हमारा वो किस में आ जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऐसा यूनिट में है। तो आप इसको सॉल्व करके ला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक बल्ब है जिसका पावर है 40 वॉट, और इसको कितने देर यूज किया, एक दिन में 12.4 आवर, और ऐसा 30 दिनों तक यूज किया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है हमें। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टोटल टाइम कितना है, तो एक दिन में इतना आवर चला है और 30 दिन तक चला है, तो 30 इंटू 12.5 कर लेते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गया, टाइम आ गया हमारा किसमें, आर में आ गया। अब हमें पावर दिख रहा है वॉट में, तो हम पहले इस वॉट को किसमें चेंज करें, किलो वॉट में। इसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा बच्चों 0.04 किलोवाट, 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है वर्क बाय टाइम, या यहाँ पे है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी आ गया पावर इनटू टाइम। पावर का वैल्यू दिख रहा है 0.04, और टाइम हम यहां से पता कर सकते हैं 30 इंटू 12.5, तो ये आ गया किलोवाट में, और ये है आर में। तो ये हमारा वैल्यू किस में आ जाएगा, किलोवाट आर में आ जाएगा, जो कि आप पता कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, फिर से पावर रेटिंग दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर निकालना है। अब देखिए
1 घंटे में इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है। तो पहले तो हम इसका पावर जो 250 वॉट में दिया हुआ है इसको हम किलोवाट में चेंज कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करके, तो ये किलोवाट में आ गया। और टाइम कितने देर में बोला गया? 1 घंटे में, तो 1 घंटा हमारे पास टाइम है। तो इलेक्ट्रिकल, आप देखिए ये जो दूसरा वाला चीज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसमें काम ही नहीं आएगा क्योंकि हमें पावर दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, तो हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं पावर इंटू टाइम करके। मतलब 0.25 किलोवाट इंटू 1 आवर, मतलब 0.25 किलोवाट आवर। ये आ गया हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर, है ना। दूसरा पार्ट देखिए बच्चों क्या है, द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर एनर्जी। अब एनर्जी दे दिया गया, अब पूछा जा रहा है कि इतना एनर्जी कंज्यूम करने में इसको टाइम कितना लगेगा। तो एनर्जी की जगह हम रख लेते हैं 1 किलोवाट आवर एनर्जी इसको कंज्यूम करना है, और पावर हमें दिख रहा है 0.25 किलोवाट। तो कितने टाइम में ये इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो देखिए 1/0.25 ये आ जाएगा आपका आर में। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4 आर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 हीटर है बच्चों हमारे पास, और तीनों हीटर के लिए पावर रेटिंग दिया है 250 वॉट, 100 वोल्ट ऐसे करके, और इन तीनों को कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, मतलब सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम 100 वोल्ट का ही होगा। तो पहले पार्ट में फाइंड करना है टोटल करंट फ्रॉम द सप्लाई। तो हम पहले किसी एक हीटर के लिए निकाल लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। तो देखिए P इक्वल VI, तो पावर कितना है? 250 वॉट, वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट, तो करंट आ जाएगा। तो एक के लिए करंट देखिए कितना आएगा? 20, ये 0 0 कैंसिल, मतलब 25/10 हो जाएगा ये। तो हमारा ये आ गया 2.5 एम्पियर। तो एक हीटर को चाहिए 2.5 एम्पियर, तो तीनों हीटर को कितना चाहिए? इंटू 3। तो टोटल करंट या नेट करंट हमारा कितना आ जाएगा बच्चों सर्किट में? 7.5 एम्पियर, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा पार्ट देखिए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया, P इक्वल V²/R होता है, जिसमें P का वैल्यू हमें दिख रहा है एक हीटर के लिए है 250 वोल्ट। तो ईच हीटर बोला ना, तो इस बार 3 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, तो हर एक हीटर के लिए निकालना। तो देखिए V का वैल्यू हमें दिख रहा है 100 है ना, तो 100 का स्क्वायर करेंगे बाय R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? इंटू 100 बाय 250। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहां से आपको दिख रहा होगा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1000/25, तो ये आ जाएगा बच्चों 40 ओम। एक रेजिस्टर का ये वैल्यू है। अब देखिए तीसरा और लास्ट पार्ट हमारा क्या है बच्चों, एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर टू द 3 हीटर्स इन 5 आवर्स। अब देखिए 5 टाइम दे दिया, 5 आवर्स, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि एक हीटर का हमें पावर पता है, एक हीटर का पावर कितना है? 250 वॉट। तो इसको हम किलोवाट में पहले लिख लेते हैं। एक हीटर का पावर कितना है? किलोवाट में लिखेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, दैट विल बी 0.25 किलोवाट। अब तीनों के लिए, एक के लिए पावर है इतना, तो तीनों के लिए कंबाइंडली पावर कितना हो जाएगा? तो हम ऐसे लिख दे P नेट या टोटल पावर कितना हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.75 किलोवाट। अब टोटल पावर दिख रहा है और कितने घंटे तक यूज करना है? तीनों को 5 घंटे तक यूज करना है। तो तीनों का मिला के हमें पावर आ गया 0.75। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, या एनर्जी सप्लाइड कितना हो जाएगा? पावर, टोटल पावर इंटू टाइम। पावर के लिए 0.75 इंटू टाइम के लिए 5, तो ये आ जाएगा बच्चों किलोवाट आवर में, है ना। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 3.75, है ना। 3 यहां पे एक चीज और बच्चों, ये 5 है हमारा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा किलोवाट आवर में, है ना। तो बच्चों आई होप कि मैंने जितना भी न्यूमेरिकल्स आपको बताया है इसमें, ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ और आपको समझ में आया हो। और आप प्लीज इसको ऑनेस्टली देखना हर एक न्यूमेरिकल को, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल कभी दिक्कत नहीं देगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाइए बच्चों, ताकि उनका भी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।